अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे रूह यारम। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। है बिगो। वो कमरे में आई और छुपाया हुआ फोन निकाला और फोन में मौजूद एक ही सेफ नंबर पर कॉल करने लगी, जो अगले ही सेकंड में उठा ली गई। हेलो रूह, तुम ठीक हो ना? सारिम ने कहा। रूह इसके जवाब में कुछ भी ना बोल पाई। रूह, तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक है ना? यारम ने तो मैं कुछ कहा तो नहीं? सारिम ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ। रूह बस इतना ही बोली। काश तुम मेरा यकीन कर लेती रूह। मैंने तुम्हें बताया था वो शख्स कैसा है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, एक आम सी लड़की के लिए इसके शोहर की हकीकत बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ रूह। मैं समझता हूँ इस वक्त तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस मुझे ये बताओ, यारम ने तुम्हें कहाँ रखा है? मैं तुम्हारे फ्लैट में भी गया था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता। आखिर यारम तुम्हें लेकर कहाँ गया है? मैं नहीं जानती ये जगह कहाँ है। बस ये एक बहुत बड़ा घर है। रू ने जवाब दिया। मासूमा शौफ के साथ तुम्हारे घर जाने वाली थी तुम्हें फ़ोन देने के लिए। हाँ, शायद अब मासूमा मेरी मदद कर सके। वो तुम्हारे घर गई थी ना? इसने अब तक मेरी बहुत मदद की है। अगर मासूमा मेरी हेल्प ना करती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन जब से मासूमा तुम्हारे घर से गई है, इसके बाद मेरा इससे कोई राब्ता नहीं हुआ। इसने बस मुझे मैसेज करके बताया था कि वो फ़ोन तुम तक पहुंचा चुकी है। सालिम ने बताया। मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। प्लीज़ मेरी मदद करें। मुझे मेरे घर जाना है। मैं यहाँ इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। ये इंसान नहीं, हैवान है। यारम यारम ने मेरे सामने इस आदमी की जान ले ली। वो कहते हुए फूट फूट कर रो दी। रो, प्लीज़ रोना बंद करो। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगा और आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पाकिस्तान वापस भेज दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? रो ने पूछा। देखो रू, यहाँ यारम के खिलाफ गवाही कोई नहीं देगा। लेकिन तुमने इसे कत्ल करते हुए देखा है। मैं तुम्हें गवाह के तौर पर अदालत में पेश करना चाहता हूँ। सालिम ने समझाते हुए कहा। मैं मैं कैसे? रू परेशानी से बोली। रू, तुमने देखा है ना इसने किस तरह से किसी की जान ली है। मैं जानता हूँ वो शख्स कोई मासूम इंसान ना था, बल्कि वो भी इसी की दुनिया का एक हैवान था। लेकिन हमारा माशरा एक इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। देखो रू, जान को जब मैंने पिछली बार गिरफ्तार किया था, तब इसकी एक वीडियो मेरे हाथ लगी थी, जिसमें इसने कुछ लोगों का कत्ल किया हुआ था। लेकिन बहुत ही होशियारी से वो वीडियो मुझसे ले गया। वीडियो आज भी इसके पास मौजूद है। वो कभी ऐसी चीज़ों को ज़ाया नहीं करता। तुम इसके घर में रहती हो, इसके साथ। तुम्हें बस वो वीडियो को ढूंढना है। इस वीडियो के अलावा एक फाइल है जिसमें यार अपने सारे काले कारनामे सेव रखता है। वो जानता है कि वो फाइल से फंस सकता है, लेकिन इसकी वजह यह है कि इसी फाइल की वजह से वो दुबई का डॉन है। इसकी वजह से लोग इससे डरते हैं। इस वीडियो में जिस तरह से इसने ब्लेड से इन लोगों का कत्ल किया था, लोग इस चीज़ से डरते हैं। वो वीडियो यारम के सब दुश्मनों के पास मौजूद है, लेकिन हमें कोई नहीं देगा। और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि यारम के खिलाफ उठे। वो तुम्हें ढूंढ कर लानी होगी रू। हम राब्ते में रहेंगे, तुम ये फ़ोन छुपा देना। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा रू, लेकिन यारम जैसे दरिंदे को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। और ये मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए पाकिस्तान भिजवा दूंगा। साहब ने इसके रोने की आवाज़ सुनकर खामोश नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि अगर यहाँ पर वो नरम पड़ गया तो डेविल को कभी सजा नहीं दिलवा पाएगा। यारम को कुछ होगा तो नहीं ना? वो बड़ी मुश्किल से अपने अल्फाज कह पाई थी। मेरे यकीन करो रू, मैं जितनी कम हो सके इतनी ही सजा दिलवाऊंगा। यकीन करो, सजा काटने के बाद जब वो तुम्हारे पास वापस आएगा तो इंसान बनकर आएगा, हैवान बनकर नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं यारम को फांसी होने नहीं दूंगा। बस इतना कहकर वो सामने फोन बंद कर दिया, जबकि फांसी का नाम सुनकर रूह के रोंगटे खड़े हो चुके थे। फोन बंद होने के बाद भी रूह काफी देर ऐसे ही रोती रही। क्या वो यारम के साथ इस तरह कर सकती थी? वो कैसे अपने ही यारम को इस तरह से पुलिस के हवाले कर सकती थी? वो कैसे सारिम की बात मानकर वो सबूत ढूंढती? लेकिन ये जरूरी भी था। वो सारी जिंदगी यारम को एक कातिल के रूप में नहीं देख सकती थी। वो उसको एक अच्छा इंसान चाहिए था, एक आम था इंसान। इसे किसी भी तरह यारम को एक आम जिंदगी देनी थी। सारिम ने इससे वादा किया था कि वो इसे फांसी नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश भी करेगा। इंशाल्लाह यारम इसके साथ आम जिंदगी गुजारेगा, और यारम को एक आम जिंदगी की तरफ लाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो सारिम की बातों को सोचते हुए सबूत को ढूंढने के लिए बाहर आई थी कि नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी। न जाने क्यों इसे यकीन था कि यारम के खिलाफ सबूत इसे इसी कमरे में मिलेंगे।
वो इस कमरे के करीब आई और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर इसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लॉक था। अगर नौकर इसे इस कमरे के करीब देख लेते तो ये खबर भी यारम तक पहुंचा देते। इस वक्त वो दोनों बाहर धूप में बैठी थी। इसे किसी भी तरह यारम से वो चाबी लेनी थी और इसके लिए इसे यारम के साथ नॉर्मल होना जरूरी था। इन लोगों की नज़र से छुपकर वो वापस अपने कमरे में आ गई। चाबी यारम के पास थी और इसे किसी भी तरह से तरीके से वो चाबी यारम से निकलवानी थी। सारिम ठीक कहता था, इसके लिए ये काम इतना मुश्किल नहीं था। वो यारम से आसानी से वो चाबी ले सकती थी, लेकिन सारिम ने इसे मना किया था कि वो यारम को बिल्कुल भी शक ना होने दे। वो ये सोच रही थी कि वो अब यारम को शक हुए बगैर कैसे अपना काम करे, जबकि यारम तो इसकी सोच तक पढ़ सकता था। आज इतने दिनों बाद वो यारम के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सवाल अब इनके फ्यूचर का था। वो कातिल के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। इसने किसी भी तरह यारम को सीधे रास्ते पर लाना था। यारम घर आया तो इसे बाहर बैठा देखा और वह मुस्कुराता हुआ इसके पास आया। इसे इस तरह से बाहर अपने इंतजार में बैठा देखकर इसे खुशी हुई थी। न जाने वो इसका इंतजार कर रही थी या नहीं, लेकिन बहुत दिनों बाद इसे इस तरह से देखा था। फिर अब प्यारा बेबी, उसका माथा चूमकर बोला, जिस पर वो जरा सी मुस्कुराई। इसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर यारम को कुछ अजीब लगा। यारम को यकीन था कि वो रूह को अपनी हकीकत के साथ अपने आप को कबूल करने पर मजबूर कर देगा, लेकिन इतनी जल्दी? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो इसके करीब बैठते हुए मजीद पूछने लगा। बहुत बेहतर, वो थोड़ी सी आवाज में बोली थी, लेकिन यारम के लिए ये भी बहुत था। गुड, तबीयत ठीक है तो चलो कहीं बाहर से होकर आते हैं। वैसे भी इतने दिनों से यहाँ बोर हो रही हो। चलो डिनर कर रहे हैं बाहर, फिर एक पुरसुकून लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। इसने इसका हाथ थामते हुए अपने लबों से लगाया और साथ ही उठकर खड़ा हो गया। यारम, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे ख्याल में हमें अभी नहीं निकलना चाहिए। और वैसे भी अभी मेरा कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा। रूह ने अपनी तरफ से बहुत एहतियात से कहा था, लेकिन इसे शक ना हो जाए, इसीलिए शायद यारम ने और जोर ना दिया। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो मुस्कुराते हुए उठा और आज इसे वापस नॉर्मल देखकर इसे बहुत खुशी हो रही थी। इसके चेहरे से ही रूह अंदाजा लगा सकती थी वो कितना खुश है। आज तो मैं इस तरह से इसे देखकर वैसे भी फ्रेश हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी फ्रेश होके आता हूँ जब तक तुम मैरी से कहो कि वो खाना लगाए। वो इसे हदायत देता बेडरूम की तरफ चल दिया, जब रूह का सारा ध्यान इसके हाथ पर था, जिसमें इसने एक कीचेन पकड़ रखा था। और इसकी चेन में वो इकलौती चाबी थी जिसे यारम हमेशा अपने साथ रखता था। खाना आरामदेह माहौल में खाया गया। यारम इसे किसी न किसी बात में लगाए बातें करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो इसकी हर बात का नॉर्मली जवाब देने की भरपूर कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो इसके सामने मुस्कुराने में नाकामयाब रही थी। जब इंसान अंदर से उदास हो तो लबों पर चाहकर भी मुस्कुराहट नहीं आती। रूह का भी यही हाल था। बेडरूम में आने के बाद भी यारम काफी देर तक इससे बातें करता रहा। रूह, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। तुम नहीं जानती हो तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम्हें पता है, तुम्हारा यारम तुम्हारे बगैर मर जाता। तुमने अपने यारम को बचा लिया। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी तुम्हारे सामने सब कुछ नहीं लाऊंगा। जैसा पहले था सब कुछ वैसा ही रहेगा। तुम सब कुछ भूल जाओ, जो भी हुआ, जो भी तुमने देखा, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसका सर अपने सीने पर रखे वो इसे यकीन दिला रहा था, जबकि रूह का ध्यान इसकी बातों पर नहीं, साइड दराज पर रखी इसकी कीचेन पर था। वो यारम के सोने का इंतजार कर रही थी। इसके सोने का इंतजार करते करते न जाने कब इसकी अपनी ही आंख लग गई। न जाने रात का कौन सा पहर था जब इसकी आंख खुली। इसने साइड पे देखा जहां यारम था ही नहीं। इसे यकीन था कि यारम इसी कमरे में है। इसके पास यही मौका था सब कुछ देखने का। वो जल्दी से बेड से उठकर कमरे से निकल आई। इसके अंदाजे के मुताबिक यारम इसी कमरे में था। इसने कमरे के दरवाजे से छुपकर देखना चाहा। कमरे में इसके अलावा कोई और आदमी भी था, मगर न जाने कौन। इसने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। शायद यारम का कोई साथी, इसके गुनाहों में मुलविस कोई इंसान। जबकि यारम अपने हाथ में ब्लेड पकड़े अपना सर दबा रहा था। तुम तो बाहर आ चुके हो ना शान। अब तुम्हें विक्रम दादा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो मेरा मुजरिम है और मेरे पास है। यार हमने एक नज़र इसे देखते हुए कहा, देखो डेवल, मत भूलो विक्रम दादा के बहुत एहसान है तुम पर। तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए। वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, बीवी है वो मेरी। मेरी मोहब्बत है। और इस आदमी ने मेरी बीवी पर गलत नजर डाली है। सारी जिंदगी वही रहेगा जहां यारम काजमी से रखेगा। तुम्हारे खिलाफ जो सबूत मैंने ढूंढा था वो तुम्हारे हवाले कर चुका हूं मैं। अगर जीना चाहते हो तो चले जाओ यहां से।
और जाकर विक्रम दादा की कुर्सी पर बैठ जाओ। अगर इसको ढूंढने निकलोगे तो अपनी पहचान भी खो बैठोगे। मत भूलो, अगर वो वापस आ गए तो तुम्हारी औकात फिर से एक कुत्ते से ज्यादा ना होगी। मैं तुम्हें एक सल्तनत दे रहा हूँ, बादशाही दे रहा हूँ। गुलामी छोड़ो और हुकूमत करो। लेकिन यारम काजमी से गद्दारी करने की गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। इसने एक हाथ में पकड़े ब्लेड की तरफ इशारा किया। मैं वो कुर्सी इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम मेरे वफादार रहो। इस कमरे में सिवाय किताबों के और कुछ ना था। जगह जगह फाइल्स थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई लाइब्रेरी है। वो यही सोच रही थी, यहाँ इसे कौन सा सबूत मिलेगा। यहाँ तो किताबों के अलावा कुछ है भी नहीं। मगर ना जाने ये आदमी कौन था। अगर इसे कुछ पता था तो बस इतना कि इसी किडनैप करने वाले भी विक्रम दादा था। वो लोग अभी बैठे वही बातें कर रहे थे, जबकि रूह को इनकी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही थी। वो खामोशी से दबे पाँव जैसे आई थी वैसे ही चली गई। थोड़ी देर बाद यारम वापस कमरे में आया और इसके करीब आकर लेट गया। वो बिना आवाज किए सोती बनी रही। कल का दिन बर्बाद हो चुका था। वो यारम से चाबी हासिल ना कर पाई थी। अब सुबह भी यारम नाश्ता करके जाने ही लगा था। वो इसे इस तरह से जाने नहीं दे सकती थी। इसे किसी भी तरह से वो चाबी हासिल करनी थी, जो इस वक्त यारम की जैकेट की जेब में थी। यारम, इसने बहुत हिम्मत करके इसे पुकारा था। वो दरवाजे पर रुककर जरा सा मुस्कुराया और इसके करीब आने का इंतजार करने लगा। वो ऐसे से चलती हुई इसके करीब आई। यारम जानता था उसने इसे क्यों पुकारा है। वह मुस्कुराते हुए इसके सामने झुका था। रूह के लिए ये लम्हा बहुत मुश्किल था, लेकिन इसे सारिम के कहे पर अमल करना जरूरी था। वो इसके करीब आई और उसके माथे पर अपने लब रखे और इसे बिल्कुल भी पता न चलने दिए। इसकी जैकेट से वो चाबी खींच ली, जबकि अगले ही लम्हे यारम इसे अपनी बाहों में भर लिया। थैंक यू सो मच रूह, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। वो इसका माथा चूमता हुआ बाहर निकल गया, जबकि रूह ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों और दुपट्टे के बीच इसके कीचेन वाले चाकू को और चाबी को छुपाया था। यारम मुस्कुराता हुआ बाहर आया। आज वो बहुत खुश था। मेरी जान, तुम सारी की बातों में आकर मेरे साथ इस तरह से कर रही हो, लेकिन तुम मेरे पास हो, मेरे लिए यही बहुत है। वो कोई 2 टके का पुलिस वाला और वह जासूस मासूमा तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकते कभी भी नहीं। तुम भी कितनी भोली हो, किसी की भी बातों में आ जाती हो, लेकिन मैं तुम्हें किसी की बातों में आने नहीं दूंगा। जानिम ने सोचते हुए अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला जहाँ इसकी कीचेन गायब थी। हाय मेरी मासूम चोरनी, वो दिलकशी से मुस्कुराया। यारम सीधा ऑफिस आया था, जहाँ पर खिजर इसका इंतजार कर रहा था। इसे मुस्कुराता देखकर खिजर को हैरानी हुई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यारम बहुत परेशान रहने लगा था। क्या बात है आज आज तो बहुत खुश लग रहे हो, खिजर ने पूछा। क्यों भाई, मेरे खुश रहने पर पाबंदी है? यारम ने उल्टा सवाल किया। नहीं, कोई पाबंदी तो नहीं है, मगर पिछले कुछ दिनों से तुम काफी परेशान थे, इसीलिए पूछा। हाँ, क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि वो इंस्पेक्टर मेरी रूह को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसने तो उल्टा ही कर दिया। वो तो रूह को मेरे पास ला रहा है, यारम ने मुस्कुराते हुए बोला। मतलब तुम्हें इसके प्लान के बारे में पता चल गया? क्या प्लान है इसने? खिजा ने पूछा। इसका प्लान है कि वो रूह को मेरे करीब करके मेरे खिलाफ सारे सबूत रूह के जरिए हासिल करेगा, यारम ने मुस्कुराते हुए बताया। आज काफी दिनों के बाद इसके डिम्पल्स आबोताब से चमक रहे थे। मतलब क्या रूह इसका साथ दे रही है? खिजर को बुरा लगा। नहीं खिजर, मेरी रूह बहुत मासूम है। वो सब कुछ मेरे लिए कर रही है। वो मुझे बचाना चाहती है। यार के लहजे में इसके लिए बहुत मोहब्बत थी। लेकिन डेवल, तुमने वो फोन इस तक पहुंचने ही क्यों दिया? अगर तुम मासूमों को अपने घर नहीं जाने देते तो वो फोन रूह तक ना पहुंचता और ना ही वो सारिम से राब्ता कर पाती। तुम नहीं समझोगे खिजर, मैं जानना चाहता था कि वो आदमी मेरी रूह को किस हद तक मेरे खिलाफ कर सकता है। तुम्हें पता है रूह ने क्या किया? इस बेवकूफ ने वो फोन मुझसे छुपाने की जगह मेरी ही अलमारी में मेरे ही कपड़ों के नीचे रख दिया। इस बेचारी को तो ठीक से चीजें छुपाना भी नहीं आती। तुमने पूछा नहीं कि फोन कहाँ से आया? सर ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं यार, बेचारी कंफ्यूज हो जाती। वैसे भी झूठ बोलते वक्त इतनी कांप रही होती है कि साफ पता चल रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है। मगर फिर भी मेरी हिम्मत देखो, मुझे अभी तक नहीं पता चला कि वो झूठ बोल रही है। शर्म की बात पर खिजर का कहका लगा। आज सुबह इसने बड़ी होशियारी से मेरी जैकेट की जेब से कीचेन निकाल ली ताकि वो रूम में जाकर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करे। यार ने मुस्कुराते हुए बताया। वो तुम्हारे खिलाफ सबूत निकाल सकती है? वहां से तुम इतनी बेफिक्र कैसे हो? खिजर ने परेशानी से पूछा। परेशान क्यों हो रहे हो? वो कितनी स्मार्ट है मैं तुम्हें बता चुका हूँ।
तुम्हें लगता है वहां से कुछ निकाल पाएगी? फर्ज करो सब कुछ इसकी नज़रों के सामने भी होगा, तब भी इसे कुछ पता नहीं चलेगा। यार हमने बेफिक्री से इसे बताया। तुम इस बात को मजाक में ले रहे हो, जबकि सच तो ये है इसका मासूम दिमाग ये चालाकियां सोच ही नहीं सकता। तो इसने ऐसी जिंदगी जी है और ना ही वह ऐसी जिंदगी के बारे में कुछ जानती है। जान जाएगी मेरे साथ रहेगी तो ऐसा सब कुछ जान जाएगी। जानते हो कि सर, मैंने इससे कहा कि हम नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानना चाहती है। अगर इसने सब कुछ जानना है तो मैं इसे सब कुछ जरूर बताऊंगा। मेरा भी यही ख्याल है कि इसे पता होना चाहिए कि इसका शौहर क्या चीज़ है। वो इसके बाद भी इसे मेरे साथ ही रहना होगा। जो इसे लगता है ना कि मुझे अंदर करवा के वापस पाकिस्तान चली जाएगी, ये इसकी गलतफहमी मैं चुटकियों में दूर कर सकता हूँ और करूँगा भी। मैं इसे ज़रूरत से ज़्यादा डील दे रहा हूँ और मेरे ख्याल में अब इसे पता चल जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि इसे सारिम को भी इसकी औकात दिखाना ज़रूरी है। इसे लगता है मेरी बीवी के खिलाफ करके मुझे अंदर करवा देगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि डेविल के लिए सब बराबर हैं और डेविल के कानून में रूह को भी सज़ा मिलेगी। यहाँ पर गलती करने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, चाहे गलती करने वाली मेरी जान ही क्यों ना हो। और अगर इसने मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना खिजर, तो बहुत पछताएगी। इसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। खिजर को रूह पर तरस आ रहा था। जरा इस जासूस को बुलाना यहाँ पर, जो हमें बेवकूफ़ समझकर अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है और जिसकी भी गलतफहमी दूर ही कर देते हैं। यारम ने कहा तो खिजर हाँ में गर्दन हिलाता हुआ बाहर निकल गया। चाबी रूह के हाथ लग चुकी थी। मेरी और शिफा इस वक्त बाहर बैठी धूप सेक रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आज दोनों इस पर नजर क्यों नहीं रखे हुए। इसने अपने दिमाग में सोचे झटकते हुए खुदा का शुक्र अदा किया और इसके कमरे में आ गई। कमरे को अच्छे से अंदर से लॉक किया ताकि कोई भी अंदर ना आ सके और किसी को शक भी ना हो। फिर इसने कमरे की तलाशी लेना शुरू की। इसने एक एक फाइल चेक की जिसमें इसे कुछ समझ नहीं आया था। टेबल पर लैपटॉप पड़ा था, शायद इसमें से ही कुछ मिल जाता। लैपटॉप चलाना इसे नहीं आता था और यारम अपने खिलाफ ऐसे सबूत जो इसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते, वो इस तरह से सामने तो नहीं रखेगा। वो बिल्कुल सारम के दिमाग पर चल रही थी। सारिम से जो कुछ कह रहा था वो बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। इसने अपना छुपाया हुआ फोन निकाला और सारिम को फोन किया। सारिम इसे जो जो फाइल चेक करने को कहता वो करने लगती। फिर सारिम ने इसे लैपटॉप खोलने को कहा। इसने वैसा ही किया और जो चीज़ इसे लैपटॉप पर नजर आई इसने सब कुछ बता दिया। सारिम ने कई फाइल्स खुलवाई, बहुत कुछ चेक करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं पता लगा पाया। रू कहाँ है? इसने शिफा से फ़ोन पर पूछा। सर वो आपके ऑफिस में है, शिफा ने बताया। अच्छा लंच किया इसने? यारम ने पूछा। नहीं सर, मैं गई थी पूछने, उन्होंने कहा कि इस वक्त इनका कुछ खाने का कोई मूड नहीं है। अच्छा ठीक है, जब मैं इसके कमरे से निकल कर अपने कमरे में जाए तो फिर से पूछना। वो अगर तभी मना कर दे तो मुझे फ़ोन करना। ओके सर। बस इतना कहकर फ़ोन बंद हो गया। बेवकूफ़ लड़की, जासूसी बाद में भी तो कर सकती थी, पहले कुछ खा तो ले, पता तो चले कितनी जासूसी कर चुकी है। वो अपना लैपटॉप ऑन करते हुए मुस्कुराया। वो ऑफिस में लगे कैमरे की मदद से इसे देखने लगा। हल्के गुलाबी रंग के सादा से सूट में दुपट्टा कमर पर बांधे अपना मिशन बखूबी सर अंजाम दे रही थी। गुड गर्ल, मेरी क्यूट सी जासूस। सब कुछ करना, मगर सामने टेबल पर पड़ी यूएसबी चेक मत करना। वो मुस्कुराते हुए देखने लगा। वो फोन कान से लगाए सानिम की सारी हदायत पर अमल कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद इसने अपने हाथ और बटुए के बीच अच्छे से अपना फ़ोन छुपाने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी हद तक वो नाकाम रही थी। वैसे भी वहाँ कौन था जो इसकी चोरी पकड़ने वाला था। फिर थोड़ी देर के बाद वो कमरे से बाहर निकली तो यारम ने लैपटॉप ऑफ कर दिया। इस वक्त मासूमा इसके सामने बैठी थी और अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस जाहिर कर रही थी। जब यार ने साइड टेबल से कुछ नोटों की गड्डियाँ निकाल कर इसके सामने रखी, फिर कुछ कागजात निकाले। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और वीज़ा, तुम यहाँ से जा सकती हो, यारम ने ऑर्डर दिया। मगर सर, मैं तो आप लोगों के साथ काम करने आई थी, मुझे मेरे बाबा की मौत का बदला लेना है, मुझे आप इस तरह से वापस नहीं भेज सकते। सुमा ने एक नज़र शौक को देखा, क्योंकि वो जानती थी और कोई साथ दे ना दे लेकिन शौक ज़रूर साथ देगा। मुझे भी यही लग रहा है कि मासूमा, कि तुम अपने बाप का मौत का बदला लेने आई हो और हमारे साथ अच्छा टीम वर्क करोगी। खिजर ने बोलना शुरू किया। लेकिन मुझे अफसोस है, तुम हमारे साथ काम करने की जगह हमारी जासूसी कर रही हो, वो भी इस पुलिस वाले के लिए। मुझसे मैंने कुछ कहना था, लेकिन फिर एक नज़र शौक को देखा जो इन सबसे बेनियाज अपने मोबाइल पर लगा था। तुम जानती हो हम तुमसे इतनी नरमी से क्यों पेश आ रहे हैं? क्योंकि तुम सद्दीक की बेटी हो और वो हमारा बहुत अहम आदमी था।
लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। मेरे आने से हमें खुशी हुई थी मासूमा, लेकिन हमें ये जानकर बहुत दुख हुआ तुम इन लोगों का साथ दे रही हो जिन्होंने तुम्हारे बाप को मार दिया। हाँ मासूमा, तुम्हारे बाप का कत्ल करने वाला कोई गुंडा नहीं था, बल्कि ये पुलिस वाले थे। पुलिस ने इसे सच्चाई पता लगाने के लिए इतना टॉर्चर किया था कि इसे जिंदा जमीन में दफना दिया, और तुम इन पुलिस वालों को साथ दे रही हो। और हमें देखो, हम फिर भी तुमसे नरमी से पेश आ रहे हैं। हम तुम्हें वापस भेज रहे हैं। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम वो वाहिद लड़की हो जो डेवल के साथ गद्दारी करके भी जिंदा हो, वो भी सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से। ये सर एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला, लहजे में नरमी, जबकि जुबान से कड़वे अल्फाज बोल रहा था, जबकि खेल रहा था पबजी श्रॉफ बेनियाजी से। वो अपने मोबाइल पर बार बार श्रॉफ की तरफ मत देखो मासूमा, वो सब कुछ जानता है। लैला जो कब से इसे श्रॉफ की तरफ देखकर नोट कर रही थी, वो मुस्कुराते हुए बोली, यस डार्लिंग, और मैं ये सब कुछ इस दिन से जानता हूँ जब रूह के घर पे तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ से बात कर रही हो, जबकि हम सब जानते हैं सदीक आखिरी बार पाकिस्तान अपनी बीवी की मौत पर ही गया था। अगर मैं चाहता तो वहीं बोल सकता था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। तुम किस माँ से बात कर रही हो? कहीं तुम्हारा राब्ता ऊपर से तो नहीं? इसने मैं आसमान की तरफ देखकर इशारा करते हुए मासूमियत से पूछा। मुझे अफसोस है मासूमा, तुम इन लोगों का साथ दे रही हो जो तुम्हारे बाप के कातिल हैं। मैं जानता हूँ तो तुम सारिम के लिए अपने दिल में नर्म जज्बात रखती हो, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती कि सारिम अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तुम्हारे लिए तो वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। इस सारी गुफ्तगू के दौरान यारम पहली बार बोला था। वो इसे भगा कर लाया था अपने साथ। अपने पूरे खानदान से दुश्मनी मोड़ लेकर इसे शादी की थी इसने। उर्वा इसके दूसरे बच्चे की माँ बनने जा रही है, और तुम्हें लगता है कि वो अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर तुमसे शादी करेगा? वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, और अफसोस कि तुम बन रही हो। ये तुम्हारा टिकट और पासपोर्ट और वीज़ा है। तुम यहाँ से जा सकती हो हमेशा के लिए। तुम्हें जब भी रकम की ज़रूरत हो तुम हमसे रब्ता कर सकती हो। और जहाँ तक सदीक के कातलों का सवाल है, तो तुमसे ज़्यादा मामला हमारा है। हम खुद हल कर लेंगे। अब तुम जा सकती हो। लैला इसे यहाँ से भेजने में तुम इसकी मदद करोगी और इसे बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाओगी। इसने लैला की तरफ देखते हुए कहा। ओके बॉस। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा और इसे लेकर बाहर चली गई, जबकि अब ये आराम और खिजर दोनों शौक को बहुत सीरियस नज़रों से देख रहे थे, जिसमें अपने गेम में मगन एक नज़र उठाकर इन दोनों को देखा। मुझे इस तरह से मत देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इन दोनों ने इसे घूरना ना छोड़ा। हाँ यार, मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। श्रॉफ ने इन्हें यकीन दिलाना चाहा, लेकिन इन दोनों ने घूरना ना छोड़ा। ओके फाइन, बुरा लग रहा है मुझे। इसने ऐसा क्यों किया? वो भी इस कमीने इंस्पेक्टर के लिए? यार वो कमीना इंस्पेक्टर मुझसे ज़्यादा हैंडसम तो नहीं था। वो उदासी से बोला। आज रात पार्टी करते हैं, श्रॉफ की ब्रेकअप पार्टी। खिजर ने मुस्कुराते हुए प्लान बनाया। हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, शौफ मस्कीन सूरत बनाकर बोला। मासूमा अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी, जबकि इस दौरान लैला हर वक्त इसके साथ थी। लैला ने इसका सारा सामान पैक करने में इसकी काफ़ी मदद की थी। बहुत अच्छी ना सही, लेकिन इस छोटे से अरसे में वो दोनों दोस्त बन गई थी, जबकि मासूमा ये सोच रही थी कि इतने अरसे में ये सब इसका मजाक उड़ा रहे थे। ये सब जानते थे कि मासूमा क्या कर रही है, और शौफ भी, जो इससे मोहब्बत के दावे करता था, कितनी आसानी से इसने कह दिया कि वो सब कुछ जानता था इसके बारे में, और इसे शक तक ना हुआ। वो तो अपने बाप की मौत का बदला लेने आई थी, और इसके बाप का कातिल कौन था? सारिम जैसा इंसान, ना कि डेवल जैसा। इसके बाप को मारने वाले पुलिस वाले थे, और वो इतने वक्त से सोच रही थी कि वो सारिम इसके बाप के कातिलों का पता लगाएगा, जबकि वो जानता था कि इसके बाप के कातिल कौन है। वो तो बस इसे इस्तेमाल कर रहा था, और वो कितनी आसानी से इस्तेमाल हो रही थी। काश वो सारिम का साथ देने की जगह डेविल का साथ देती, आज अपने बाप के कातिलों तक पहुंच चुकी होती, इनसे बदला ले चुकी होती। क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? मासूमा लैला ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मैं अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। लैला, मैं नहीं जाना चाहती। हाँ, मेरा है ही कौन? तुमने कभी एक खाली घर में जिंदगी जी है? मैं वहाँ खाली घर में रहती थी पिछले 2 साल से। हमारा आगे पीछे में कोई नहीं है। बाबा हर साल हमसे मिलने आते थे, मेरे लिए हजार गिफ्ट लाते थे। शायद वो दुनिया के लिए अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन वो इस दुनिया के सबसे प्यारे बाबा थे। कुसुमा भीगी आंखों से मुस्कुराई थी। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। तुम्हें पता है लैला,
जब मुझे पता चला कि मेरे बाबा इस तरह के काम करते हैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं बाबा से नाराज़ हो गई। मैंने इनका चेहरा तक ना देखना चाहती थी। लेकिन एक दिन अम्मी ने मुझे समझाया, मेरे बाबा ऐसे नहीं हैं। वो जो भी करते हैं सही के लिए करते हैं, गलत तरीके से गलत काम को रोकते हैं। मेरे बाबा गलत होकर भी वो काम कर रहे हैं जो सही लोगों को करना चाहिए। मेरे बाबा के काम करने का तरीका गलत है, लेकिन मेरे बाबा गलत नहीं है। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। ज़्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते थे। इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी मेरे बाबा ने बाप होने का फ़र्ज़ निभाया है। मुझसे इतने दूर रहने के बावजूद भी हर दुख सुख में मेरे साथ थे। जब 2 साल पहले अम्मी का इंतकाल हुआ तब वो पाकिस्तान आए थे। मैंने बहुत कोशिश की थी बाबा को मनाने की कि मुझे अपने साथ ले चलें, लेकिन वो नहीं माने। वो चाहते थे कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूं। और फिर एक दिन खिजर सर का फ़ोन आया कि बाबा नहीं रहे। किसी ने मेरे पापा को बेदर्दी से मार दिया। इस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने बाबा की मौत का बदला ज़रूर लूंगी। मेरे पापा गलत नहीं थे और ना ही वो गलत काम करते थे। तो फिर मेरे पापा को इतने बुरी तरीके से क्यों मारा गया? सब लोग जिन्होंने मेरे पापा को मारा सख्त से सख्त अंजाम के हकदार हैं। मुझे यकीन है कि डेविल सर ऐसा ही करेंगे। वो लोगों को सजा ज़रूर दिलवाएंगे। हाँ, ये अफसोस ज़रूर है कि मैं अपने बाबा के कातलों का अंजाम अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगी। मासूमा रोते हुए जमीन पर बैठ गई, जबकि लैला इसे गौर से देख रही थी। तुम इन लोगों का अंजाम नहीं देख पाओगी? मतलब तुम कहीं जा रही हो? लैला ने अनजान बनते हुए पूछा। क्या मतलब? मासूमा समझ ना पाई। मतलब मासूमा बीबी, ये सामान हम इसलिए पैक करें क्योंकि तुम्हें हम फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं। पुलिस को शक हो चुका है तुम कहीं जा रही थी। क्या? लैला मुस्कुराते हुए इसके सामने बैठी। मिस मासूमा सदीक, तुम डेवल की टीम का हिस्सा हो। हाँ, तुम गलत रास्ते पर निकल गई थी, थोड़ी सी बहक गई थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तुम्हें इस तरह से छोड़ देंगे। हाँ, तुमने गलत किया, तुम्हें वो फ़ोन रोह तक नहीं पहुंचाना चाहिए था। तुम जानती हो डेवल इस मामले में भी कितना टची है। तुम्हें खुद अंदाजा है कि वो रूह से कितनी मोहब्बत करता है। तुमने शौफ के साथ भी ठीक नहीं किया। इसके जज्बात तुम्हारे लिए बहुत खरे थे। लेकिन सबके बावजूद भी डेवल ने तुम्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कल कयामत के दिन वो सदीक से नजरें ना मिला पाए। तुम्हें पता है मासूमा, तुम्हारा बाप दिन में 25 बार तुम्हारा नाम लेता था। मुझसे कहता था, तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए सारी शॉपिंग यहाँ से मैं ही करके भेजती थी। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए शॉपिंग करते थे, क्योंकि हम सब में से फैमिली सिर्फ सदीक की थी। और हमेशा कहता था कि हम इसका दूसरा खानदान है। और तुम्हें लगता है हम तुम्हें इस तरह से यहाँ से भेज देंगे? क्या तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो? मासूमा, लैला ने इसे देखते हुए पूछा, जबकि वह शर्मिंदगी से नजरें नीचे जमीन पर गाड़े बैठी थी। नहीं मासूमा, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। सदीक नहीं रहा, लेकिन तुम तो हो ना हमारे साथ। और डेवल को यकीन है अब तुम इंस्पेक्टर सालिम जैसे घटिया इंसान की बातों में कभी नहीं आओगी। जल्दी से अपना सामान लो और बाहर आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और ये रोना धोना बंद करो। डेवल की टीम के लोग रोते नहीं हैं। लैला जो कब से प्यार से इसे समझा रही थी, आखिर में सख्ती से बोलती उठ खड़ी हुई। अब तुम कभी भी इसे देखना नहीं चाहोगे ना। खिजर ने मशरूम का गिलास भरकर इसके सामने रखा। मेरी यार, हमें कोई और बात करनी चाहिए, शर्फ दुखी अंदाज में बोला। कोई और बात नहीं, हमें यही बात करनी चाहिए। तुम्हें मुझे गारंटी देनी होगी कि तुम कभी भी जिंदगी में इस तरह नजर उठाकर इसे नहीं देखोगे। इससे तुम्हारा दिल तोड़ा है। अब ये बात अलग है कि तुम्हारा ये नाजुक सा दिल 100 बार टूटा है। ओए, इस बार सीरियस वाला टूटा है, शर्फ दुखी अश्कों की तरह बोला। इतनी सख्ती से मेरा दिल पहले किसी ने नहीं तोड़ा। अगर तुम मेरे जज्बात की कदर नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से, शर्फ ने मशरूफ पीते हुए कहा। भाई, आप भी पी लें, आप भी तो दुखी हैं आजकल। शर्फ को अचानक याद आ गया कि डेविल इसका भाई है। नहीं, मेरी बीवी मुझे छोड़कर नहीं गई और ना ही मैं इसे जाने दूंगा। वैसे भी मेरी बीवी को इसकी स्मेल पसंद नहीं। यार ने शराब का गिलास खुद से दूर करते हुए कहा। आज के बाद किसी लड़की पर यकीन नहीं करूंगा। सब लड़कियां धोखेबाज होती हैं। शव हाथ हिला हिलाकर दुखी अंदाज में बोल रहा था, जबकि इसके इस अंदाज पर खिजर हंस हंस कर पागल हो रहा था। एक बात तो क्लियर है, अगर अब वो तेरे सामने भी आ जाए तो तू इसकी शक्ल तक नहीं देखेगा, है ना? खिजर ने फिर से कहा। मेरे बाप चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। यही सुनना चाहता ना था ना तू? वो मेरे सामने भी आएगी तो मैं इससे नजरें फेर लूंगा। ये सुनना चाहता था? अब पड़ गई दिल में ठंड।
वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जबकि हाथ दोनों खिजर के गिरेबान पर थे। हाँ, पड़ गई ठंड। अब तुझे भी ठंड पड़वाता हूँ। कहीं नहीं जा रही तेरी मासूमा, वो यहीं रहेगी, हमारे साथ हमारी टीम में काम करेगी। शौफ, वो सद्दीक की बेटी है, और सद्दीक हमारे लिए क्या है ये तो तू भी जानता है। हम सद्दीक की बेटी को दर बदर ठोकरे खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो शौफ का गाल थपथपाकर मुस्कुराकर बोला, मतलब मतलब मासूमा नहीं जाएगी? इसने दोनों हाथों को चेहरे की तरफ ले जाते हुए कहा, हाँ वो नहीं जाएगी, लेकिन तुम तो अब कभी नहीं इसकी शक्ल देखोगे। इसे देखते ही अपना मुंह फेर लोगे, किशन ने फिर से शरारती अंदाज में कहा, जिस पर शौफ ने बेबसी से एक नजर यारम की तरफ देखा, जो इसके इस तरह से देखने पर कहका लगाकर हंसा था। यार मैं नशे में हूँ, नशे में तो इंसान कुछ भी बकवास कर लेता है, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। शौफ मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। यारम घर आया तो कल की तरह आज भी वो बाहर बैठी इसका इंतजार कर रही थी। वो भी इसके करीब सोफे पर जुड़कर बैठ गया। मेरा इंतजार कर रही थी? बहुत मोहब्बत से पूछा। हाँ, वो इससे फासला कायम करने की कोशिश करते हुए बोली, कोशिश बेकार है, मत करो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। इसने आंखों में सख्ती लिए इसकी इस हरकत को रोकना चाहा। रूह खामोश होकर बैठ गई। बहुत मिस किया आज तुम्हें। इसके गाल पर अपना हाथ रखा और इसका चेहरा करीब करते हुए बोला। शर्म खाना लग गया होगा। इसने दूर होने की नाकाम सी कोशिश की। अभी मेरा खाना खाने का मूड नहीं है। मैंने अपने अपने लब इसके गाल पर रखे। रूह अपने आप को संभालती तेजी से उठ खड़ी हो गई। ये क्या हरकत है रूह? तुम्हें पता है ना ये मुझे पसंद नहीं है। आंखों में सख्ती लिए गुस्से से बोला था। यहाँ पर मैं शिफा कभी भी आ सकती हैं, इसलिए। रूह ने बहाना बनाने की नाकाम सी कोशिश की, लेकिन यारम को अच्छा लगा था। सही कह रही हो, चलो रूम में चलते हैं। यारम इसका हाथ थमे बिना इसे बोलने का मौका दिए रूम में ले आया था और दरवाजा लॉक करके अपना जैकेट उतार कर दूर फेंका। अब यहाँ तो कोई मसला नहीं है ना? वो इसका हाथ खींचकर इसे खुद से करीब करते हुए बोला। यारम, आप कह रहे थे ना हम कहीं बाहर चलते हैं, डिनर के लिए, लॉन्ग ड्राइव, शॉपिंग। वो मुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर पाई थी, जबकि यारम ने इसे अपने करीब के इसके बाल खोल चुका था। आज मेरा कहीं जाने का कोई मूड नहीं है। आज सारा वक्त मैं तुम्हें हमारे साथ गुजारूंगा। वैसे भी आज भी काफी देर हो चुकी है, कल की तरह। कल तुम्हारा मूड नहीं था, आज मेरा मूड नहीं है। इसके सुराहीदार गर्दन पर अपने लब रखता हुआ बोला। प्लीज चलते हैं ना, मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना है। उन्होंने इसकी पनाहों से निकलने की नाकाम सी कोशिश की। "रू, क्यों तड़पा रही हो मुझे? कितने दिनों से मैं तुमसे दूर हूँ, थोड़ा सा एहसास तो करो। वो इसे एक बार फिर से खींचकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला। यार प्लीज। रूह की बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि यारम इसके लबों पर अपने होंठ रख चुका था। फिर अगले ही लम्हे यारम ने इसे छोड़ दिया और फिर बाहर, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ, मैं अपनी ख्वाहिश आज रात पूरी कर ही लूंगा। वो बस इतना कहकर चला गया, जबकि रूह को बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था कि वो इसके करीब आया, लेकिन इससे पहले भी जब भी वो इसके करीब आया था तो इसका यारम था। कोई कातिल नहीं, कोई दरिंदा नहीं। वो आज वो यारम के करीब नहीं जाना चाहती थी। जब भी यारम इसके करीब खड़ा होता, इसे ऐसा लगता जैसे वो अभी इसे मार देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसकी आंखों के सामने इस आदमी को मार डाला। वो न जाने और कितने ही लोगों की जान ले चुका था। वो एक ऐसे शख्स के साथ कभी एक आम जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। वो इसके करीब नहीं आना चाहती थी। जल्दी से अलमारी की तरफ आई और जहाँ यारम के कपड़े के नीचे इसने फ़ोन छुपा रखा था, इसने जल्दी से वो फ़ोन इसके बैग में रखा और यारम ने इसे लेकर दिया था और बाहर आई जहाँ यारम इसका इंतजार कर रहा था। वो इसे लेकर सबसे पहले शॉपिंग मॉल में आया था। तुम्हें जो जो चाहिए जल्दी से लो और फिर डिनर पर चलेंगे। वो इसे अपने साथ ही शॉपिंग मॉल के अंदर आया। इसे कुछ नहीं चाहिए था, बस बेमकसद चीज़ें ही देखने लगी। वो इसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। वो इसे सोचकर बुरा लग रहा था कि वो इससे दूर जाने के बहाने ढूंढ रही है, लेकिन वो इसकी कंडीशन भी समझ सकता था। एक आम जिंदगी गुजारना इतनी जल्दी इसके बस में न था। जल्दी करो रू, तुम बेकार में टाइम वेस्ट कर रही हो। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो इसके सामने रखते हुए कई सारे ड्रेसेस उठा लिए। यार ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी पसंद से देख रही हूँ ना। रू ने समझाने की कोशिश की। नहीं रू, तुम अपनी पसंद से देख नहीं रही हो, तुम सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद करना चाहती हो, और तुम्हें पता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन यार ये मुझे पसंद नहीं है। रू ने इसके हाथ में ड्रेसेस लेना चाहा। बेबी अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम किसी को दे देना, लेकिन मेरी ये रात बर्बाद करने के बारे में सोचना भी बंद। अरे यारम भाई,
कैसे हैं आप? रूह ने अपने पीछे से एक प्यारी सी आवाज़ सुनी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुआ। कैसी हो तुम? और मायरा कैसी है? शायरम ने मुस्कुराकर पूछा। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। ये क्या तरीका हुआ मायरा से? जब आपका दिल करता है मिल जाते हैं और बहन को भूल गए। और वह मुंह बनाकर शिकायतें करने लगी। क्या करूं यार, तुम्हारी भाभी सांस ही नहीं लेने देती। कभी ये कभी वो। सारिम ठीक कहता था। शादी के बाद पता चलता है कि आदमी को औरत क्या है। इसने रूह की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहा, जबकि रूह खामोशी से कभी यारम को तो कभी सामने खड़ी इस प्यारी सी लड़की को देखती जो बड़ी सी शॉल में अपने आप को छुपाए खड़ी थी। यकीनन वो प्रेग्नेंट थी। आप लोगों को तो बस औरतों पे इल्जाम लगाने के बहाने चाहिए, जबकि ये तो शक्ल से दिख रहा है कि वो कितनी मासूम है मेरी भाभी। उर्वा ने रूह को गले लगाते हुए कहा। इसे ये प्यारी सी लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, जबकि इसके पीछे सारिम को आते देखकर रूह को डर लगने लगा। लो, तुम्हारा शौहर आ गया। इसी से पूछ लेते कि हम मतलब ठीक हैं या तुम औरतें। क्यों सारिम? यारम ने मुस्कुराते हुए सारिम को गले लगाया। नहीं यार, इन औरतों से बहस करने से बेहतर हम कोई ढंग के काम कर लें। सारिम ने बाकायदा उर्वा का मजाक उड़ाते हुए कहा। अच्छा हुआ सारिम तुम मुझे यहीं मिल गए, वरना मैं आज नहीं तो कल तुम्हारे पास जरूर आने वाला था। रूह, अपना बैग देना जरा। इसने रूह को मुखातिब करते हुए कहा और इसको समझने का मौका दिए बगैर ही बैग से इसके हाथ ले इसके हाथ से बैग ले लिया और फिर सारिम का दिया हुआ फोन निकालकर सारिम की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारा फ़ोन वापस करने के लिए आने ही वाला था। थैंक यू सो मच, तुमने रूह को ज़रूरत के वक्त अपना फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए दिया। इसने साइम के हाथ में अपना फ़ोन पकड़ाते हुए इसकी मुट्ठी अपने हाथ से बंद की, जिस पर साइम ने एक नज़र रूह को देखा, फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराकर फ़ोन ले लिया। ठीक है, हम चलते हैं अब। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। झारम ने कहा। बहुत जल्द नहीं, बल्कि परसों मुलाकात होगी। परसों आप दोनों हमारे घर डिनर पर हैं आएंगे। मुझे साइम ने बताया था आपकी शादी के बारे में, लेकिन फिर उन्होंने यह बताया कि आप दोनों हनीमून पर जा चुके हैं। लेकिन अब नो बहाना, परसों शाम 7 बजे हम दोनों मेरे घर पर होने चाहिए। बस बात खत्म। और मैंने ऑर्डर दिया, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। अब अपनी बहन के हुक्म को थोड़ी टाल सकता हूँ। वो मुस्कुराया और झुककर मायरा के गाल पर प्यार करते हुए रूह का हाथ थाम कर जाने लगा, जबकि रूह के हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। वो सब कुछ जानता था। अब वो इसके साथ क्या करेगा, कहीं से भी इस आदमी की तरह। इससे अगर वो कुछ नहीं सोच पाई। मार्केट से लेकर गाड़ी तक सफर रूह के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सफर था। रूह बार बार नजरें उठाकर यारम को देख रही थी, जबकि बिल्कुल आराम से और सुकून से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रास्ते में इसके दौरान कोई भी बात ना हुई। रूह इससे नजरें चुराने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी, जबकि दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो इसके साथ क्या करेगा। इसने एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए यारम को देखा। इसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई गुस्सा ना था, जबकि बार बार रूह को अपनी तरफ इस तरह से मतवजा देखकर मुस्कुराता। क्या हुआ बेबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इसने फिक्रमंदी से पूछा। यार मैं इस पे क्या जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। वो ना तो डांट रहा था और ना ही इस पर गुस्सा कर रहा था। गाड़ी इसी होटल के सामने रोकी जहां हम अक्सर खाना खाते थे। और बेबी बहुत भूख लगी है। वो इसके साइड का दरवाजा खोले खड़ा इसे बाहर आने को बोला। रूह भी बिना चूचुरा के इसके साथ आई और यारम ने खाने का ऑर्डर किया। शुरू करे बेबी, देखने के लिए नहीं रखा। यारम ने मुस्कुराते हुए बोला। परसों तैयार है ना? और वो अपनी बात की बहुत पक्की है। अगर हम नहीं गए तो खुद आ जाएगी लेने। यारम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? इस बार वो शौकी छोड़कर जरा सीरियस अंदाज में बोला। मुझे भूख नहीं है, रूह ने जल्दी से कहा। खाना खाओ, यारम सख्ती से बोला। इसने एक नजर उठाकर इसकी तरफ देखा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा खाना खाओ। इस बार वो गुस्से से बोला था। वो पहले ही बहुत डरी सहमी हुई बैठी थी। इसके इस तरह सख्ती से घूरने पर वो फौरन ही खाना खाने लगी। जब तक वो ठीक से ना खाती यारम इसे घूरता रहा। बेबी, तुम खुद मुझे सख्ती करने पे क्यों मजबूर करती हो? यकीन करो, तुम पर गुस्सा करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो मुस्कुराकर इसे कह रहा था जैसे रूठी हुई बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा हो। अब घर चले, लॉन्ग ड्राइव पर फिर किसी दिन चलेंगे। मौसम खराब हो रहा है। खाना खाने के बाद यार ने इसे कहा था वो उठ गई। घर आ चुका था वो गाड़ी से उतरकर अंदर चलेगी। बाहर बहुत बारिश हो रही थी, जबकि रूह समझ नहीं पा रही थी इतना सब कुछ होने के जाने के बाद भी यार में इतना नॉर्मल कैसे है। यार हम कमरे में आए तो रूह बेड पर बैठी थी। रूह, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? इस तरह से बिना स्वेटर बिना शॉल के बैठी हो। सर्दी देखी है तुमने बाहर कितनी हो रही है? तुम इंतहाई दर्जे की लापरवाह लड़की हो। अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा?
वो इसे डांटते हुए आगे बढ़ा और इसे बेड पर बैठने का कहते हुए कंबल इस पर डालने लगा। सर्दी ज्यादा होने लगी है, अपना ख्याल रखा करो। तुम्हें कुछ हो गया तो पहले ही बहुत बीमार हो। वो मुस्कुराकर कहता है, इसकी गोद में सर रख गया। वह इसके हाथ उठाकर अपने सीने पर रखे। बहुत खास हो तुम। आंखें बंद किए वह इसका हाथ अपने लबों तक ले गया। यारम, वो सारी उन्होंने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा जब यारम सीधा होकर बैठ गया। सारिम ने "श्श्श", मैंने पूछा कुछ नहीं ना। तो क्यों मुझे याद दिला रही हो कि तुमने मुझे धोखा दिया है? मैंने कब कहा कि मुझे सफाई चाहिए? तुम्हें लगता है तुम मुझसे दूर जा सकती हो? मैं तुम्हारी इस तरह गद्दारी को तुम्हारी नादानी समझकर भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे बार बार याद दिला रही हो। अंदाजा भी नहीं है रू, मेरे साथ गद्दारी करने वालों का क्या हश्र करता हूँ मैं। और तुम्हें इस गलती की सजा कोई सजा नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता। प्लीज बार बार इन सब बातों का जिक्र मत करो मेरे सामने। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता रू, इसलिए बेहतर होगा मुझे याद मत दिलाओ कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। मैं भूल जाना चाहता हूँ, मुझे भूलने दो। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। फिर अमानिल्लाह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।